हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हमारा इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत होने जा रही है। इसमें हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे बड़ा डाउट इस बात पे बना रहता है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखो, बताना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स एक सिद्धांतों का, संसाधनों के सिद्धांतों का बहुत बड़ा पिटारा होता है और इसी पिटारे में से निकाला गया संसाधनों के प्रबंधन का भाग, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी को हिंदी में बोले तो अर्थव्यवस्था होता है मतलब, जबकि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अब इसको हम इसके जो हिंदी वर्जन के हिसाब से बात करें, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के हिसाब से बात करें, तो इसकी डेफिनेशन हमारे सामने जो बनकर आती है उसको हम दिखाते हैं। जैसा कि यहां मैं लिख रहा हूं, अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और यहां हम लिख रहे हैं इकोनॉमी। हिंदी में इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अब इसका हम जब अर्थशास्त्र को हम इसको तोड़ेंगे, इसके वर्ड में इसके महत्व के हिसाब से तोड़ेंगे, तो देखिए आपके सामने क्या बनकर आता है। अर्थ, दो वर्ड इससे बन के बना है, दो वर्ड है इसमें। एक है अर्थ, दूसरा है शास्त्र। यहां पर एक का मतलब है अर्थ, जो कि लिखा हुआ है डायरेक्टली, और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है मनी या रिसोर्स। मनी या रिसोर्स यानी मुद्रा या संसाधन। मुद्रा या संसाधन, अर्थ का मतलब होता है मनी या रिसोर्स यानी मुद्रा या संसाधन, जबकि यहां शास्त्र का मतलब निकल कर आता है जो, जिसका मीनिंग निकलता है थ्योरी यानी सिद्धांत। सिद्धांत। अर्थशास्त्र से जो वर्ड निकले हैं, यानी अर्थ और शास्त्र से जो अलग अलग हमने पार्ट किया है अर्थशास्त्र का, तो अर्थ और शास्त्र में तोड़ा है इसको। जब अर्थ को हमने तोड़ा है तो उससे निकला है रिसोर्स या मनी यानी मुद्रा या संसाधन, और जबकि हमने शास्त्र से मतलब निकाला है तो उसका मतलब निकला है थ्योरी या हिंदी बोले तो सिद्धांत। जब इसको हम एक डेफिनेशन के तौर पर देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र बोलते हैं। उसको हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र बोलते हैं। जैसा कि हम लिख रहे हैं, कोई विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे
अर्थशास्त्र कहा जाता है। यहाँ ये डेफिनेशन बनकर आई है, कोई एक ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और एक ऐसी डेफिनेशन है, ऑल अननेचुरल थिंग्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक्स, यानी जितने भी अननेचुरल थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, अप्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनको हम अर्थशास्त्र का भाग मान लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहेंगे, जब आप बाहर या अंदर ऑक्सीजन ले रहे होते हैं जो नेचुरल है, तो उसका किसी भी प्रकार से आपसे टैक्स नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार से उसका प्राइस नहीं लिया जाता है। जबकि उसी ऑक्सीजन को एक पेशेंट को दिया जाता है तो उसका क्या प्राइस भी लिया जाता है, उसका कॉस्ट भी तय होता है, इसका प्राइस क्या है, इसकी कीमत क्या है। इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी अननेचुरल थिंग्स हैं जो नेचुरल से प्राप्त नहीं हुई हैं, उन सभी की हमें किसी न किसी प्रकार से कीमत चुकानी पड़ती है। तो जब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है तो उसको हम बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र का ही पार्ट है, यानी ऑल अननेचुरल थिंग्स आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी इकोनॉमी क्या होती है। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स का बात कर ली है, अब इसके बाद हम इकोनॉमी देखते हैं, इकोनॉमी होती क्या है। इसी प्रकार से इकोनॉमी को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे, उसके वर्ड के हिसाब से, उसके हिंदी वर्ड के हिसाब से, यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से। फिर देखिए क्या निकल कर आता है। जैसा कि यहां लिखा है, अर्थ और एक पार्ट आएगा आपका व्यवस्था। अर्थ का मतलब वही निकलेगा जैसा कि अभी निकला है हमारा मनी या रिसोर्स, और यहां व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम या मैनेजमेंट। ओके, यानी संसाधन और प्रबंधन, जो वर्ड निकल कर आए हैं, प्रबंधन और संसाधन। तो इसकी हम डेफिनेशन बता सकते हैं कि एक ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, यानी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब इकोनॉमी एक अपने आप में अपूर्ण वर्ड है, यानी अपूर्ण शब्द है। एक जो ये बना हुआ है अर्थव्यवस्था, वो अपने आप में अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण है? एक अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आता है। कैसे? जैसे लिखा हो अर्थव्यवस्था, तो ये नहीं पता चलता है कि किसकी अर्थव्यवस्था, जब तक इसके आगे किसी स्थान का नाम नहीं जोड़ते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, किसी राज्य का हो, किसी कंट्री का हो, जब तक इसके आगे किसी का नाम नहीं जोड़ते हैं, यानी किसी स्थान का नाम नहीं जोड़ते हैं, तब तक ये अपने आप में एक अपूर्ण बना हुआ होता है। जैसे कि लिखा है अर्थ व्यवस्था, यानी इकोनॉमी।
इकोनॉमी, तो यहाँ पे हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह क्रिएट करता है ये वर्ड, ये अर्थव्यवस्था खुद अपने आप में। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि किसके बारे में, किसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। जब तक हम इसके आगे किसी स्थान का नाम नहीं जोड़ते हैं, किसी स्थान का नाम नहीं जोड़ते हैं, तब तक ये पूर्ण नहीं होता है। जैसे कि हमने यहां लिख दिया है इंडियन प्लस इकोनॉमी, ओके, तो पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है। इसमें जो अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी हुई, चाइना की इकोनॉमी हुई, यूएसए इकोनॉमी हुई, जापान इकोनॉमी हुई, किसी राज्य की इकोनॉमी हुई, तो ये अपने आप में जब पूर्ण होता है जब किसी स्थान का नाम इससे आगे जोड़ दिया जाता है। इकोनॉमी में बात करें तो वितरण, उत्पादन और उपभोग की बात की जाती है। अब हमें इस बारे में जानना है कि हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना क्या है, हमें इकोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी है, या इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में जानते हैं। देखो, किसी भी कंट्री में वहां के नागरिकों की, वहां के उद्यमियों की, वहां की सरकार की कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ लालसाएं होती हैं। उन लालसाओं को पूरा करने के लिए उनके संसाधनों की उनको जरूरत पड़ती है। अब उन संसाधनों के प्रबंधन और उन संसाधनों के प्रबंधन को जानने के लिए उस संसाधनों के सिद्धांतों का भी अनुकरण किया जाता है। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, जैसे ये कंट्री है, कोई भी कंट्री हुई, इसमें सबसे पहले बात करें सिटीजन की, फिर बात करें उद्यमियों की, फिर बात करें गवर्नमेंट की यानी सरकार की। अब इनकी अपेक्षा होती है हमेशा, नागरिकों की अपेक्षा होती है हमेशा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, संसाधनों का, यानी संसाधनों का अधिकतम उपभोग हो। हर एक नागरिक का, हर किसी कंट्री के नागरिक का यही लालसा होती है कि वो अधिकतम संसाधनों का उपभोग करे। उद्यमियों का होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्जित करे। और गवर्नमेंट यानी सरकार का होता है कि मैक्सिमम वेलफेयर हो, अधिक से अधिक कल्याण हो। नागरिकों का, उद्यमियों का और सरकार की जो उपेक्षाएं हैं, उन उपेक्षाओं को कैसे सॉल्व किया जाए, अब इन पे प्रश्न बनता है। तो इन सभी का सॉल्यूशन करने के लिए, उनका उपभोग, उनका वितरण, उनका उत्पादन, सभी का प्रबंधन करने के लिए इकोनॉमी की जरूरत होती है। और इस प्रबंधन को जानने के लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है। जब तक हम इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं जानेंगे, तब तक हम इकोनॉमी के बारे में नहीं जानेंगे। कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों के द्वारा हम इकोनॉमी को जान सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं
इकोनॉमी के प्रबंधन को जानने के लिए, तो इसी सभी का प्रबंधन करने के लिए, यानी सिटीजन्स की जो यूटिलाइजेशन के लिए, उपभोग करने की जिज्ञासा है, उसको पूरा करने के लिए संसाधनों को कैसे प्रबंधन किया जाए और उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, समावेशी लाभ पहुंचे, उसको कैसे हम प्रबंधन करें, उसके लिए भी इकोनॉमी की जरूरत होती है। और सरकार कैसे कल्याणकारी काम करे, उसके लिए भी प्रबंधन की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की जरूरत किसी भी कंट्री को पड़ती है। अब बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के पार्ट दो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है? जब किसी संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन किसी इंडिविजुअल, जैसे अब इंडिविजुअल में यहां पे व्यक्तिगत नहीं, किसी पर्सन के लिए ही नहीं है, यहां पर इंडिविजुअल कहा गया है किसी सेक्टर, किसी व्यक्तिगत निजी तौर पर किसी भी सेक्टर में, किसी भी फर्म में, किसी संस्थान के लिए इसके बारे में बात कही गई हो तो उसको हम इंडिविजुअल बोलेंगे। यहाँ पर केवल इंसानों की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वो किसी संस्थान की बात हो, चाहे वो किसी फर्म की बात हो, उसके बारे में इंडिविजुअल बात कही गई हो, व्यक्तिगत तौर पे बात कही गई हो। यानी सिद्धांतों का अध्ययन जो होता है, संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन एक इंडिविजुअल तौर पर किया गया हो, एक छोटे आकार के रूप में किया गया हो, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल अध्ययन किया गया हो, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है जो मैक्रो। मैक्रो में होता है एंटायर, किसी एंटायर कंट्री, यानी पूरी कंट्री के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन, चाहे वो किसी भी प्रकार के सिद्धांत हो, पूरी कंट्री के लिए काम हो रहा है उसमें इकोनॉमिक्स तौर पे, तो हम उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बृहद, यानी इसका हिंदी मतलब बोले तो समष्टि। मैक्रो का मतलब होता है समष्टि और इसका हिंदी होता है व्यष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये हमने दो प्रकार देखे हैं, माइक्रो और मैक्रो। हम अब बात करते हैं कि जो एलन फिशर जी ने अर्थशास्त्र को, यानी अर्थव्यवस्था में जो पार्ट आया, सेक्टर आए हैं, यानी अर्थशास्त्र को और अर्थव्यवस्था को सेक्टर के तौर पे बांटा है, उसका वर्गीकरण किया है, जो उस सेक्टर के तौर पे किया है। जैसे
जैसे बात करें, एलन फिशर हैं जो, एलन फिशर ने जो इकोनॉमी को बांटा है तो सेक्टर के हिसाब से बांटा है। सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को रेड एक्टिविटीज के अंतर्गत रखा गया है। रेड एक्टिविटीज और इस पूरे सेक्टर को बोल सकते हैं रेड कॉलर सेक्टर। रेड कॉलर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को हम बोल सकते हैं बिलू एक्टिविटीज के अंतर्गत रख सकते हैं। और इस पूरे सेक्टर को हम ब्लू कॉलर सेक्टर बोलते हैं। ब्लू कॉलर, ठीक है, ब्लू कॉलर। अब इसमें जो बात होती है इंडस्ट्रियल, वो सेकेंडरी सेक्टर में यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इसमें आता है जैसे प्रोसेसिंग होना, और इसमें आता है आपका कंस्ट्रक्शन, और इसमें आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपका जैसे ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर है तो केवल एग्रीकल्चर के संबंधित विषय को ही लिया गया है प्राइमरी सेक्टर में, ऐसा नहीं है। इसमें ज्यादातर जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर का है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में लिया गया है। जैसे इसमें कौन कौन सी, जैसे कृषि और पशुपालन। अब पशुपालन है तो ये आपका कृषि में ही आता है। मत्स्यन यानी फिशनरी, खनन, उत्खनन, ओके, चारागाह, ये सभी जो है ये आता है प्राइमरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर में आता है प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रसंस्करण और निर्माण और विनिर्माण, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण, इसका मतलब होता है निर्माण कंस्ट्रक्शन का, इसका मतलब होता है विनिर्माण। ओके, अब इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे बाद में। और तीसरा जो सेक्टर है वो टर्सरी सेक्टर यानी सेक्टर, ओके, इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, एम्प्लॉय को बोलते हैं व्हाइट एक्टिविटीज, तथा इसको संपूर्ण पूरे सेक्टर को बोलते हैं जैसे व्हाइट कॉलर।
व्हाइट कॉलर। ओके, अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या आते हैं, सर्विस सेक्टर में क्या क्या आते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, जैसे सेवा क्षेत्र है। अब इसके बाद बात करें हम, दो सेक्टर और हैं। अब इसका डिवाइडेशन किया था एलन फिशर ने, इसका डिवाइडेशन किया था एलन फिशर ने, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, इतना पार्ट हो जाता है। अब इससे आगे जो क्वार्टेनरी सेक्टर और आपका क्वाइनरी सेक्टर, यानी चतुर्थक और पंचम क्षेत्र जो आया है, जो नया उभर कर आया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।